नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तीसरा मोर्चा हर बार चुनाव के पहले हवा में सबसे ज्यादा तैरने वाला शब्द, लेकिन समझ नहीं आता ये तीसरा मोर्चा क्यों है, कैसे है और इसकी जरूरत हर चुनाव के पहले ही क्यों लगती है। इन सबको समझने की कोशिश करते हैं और उसी के साथ ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार कैसे तीसरे मोर्चे को लीड करने की तैयारी कर रहे हैं। तो मूल रूप से जब से भारत में लोकतंत्र आया है और जब से चुनाव शुरू हुए हैं, पहले के कुछ वर्षों में खास करके नेहरू के समय में कोई खास ऐसी पार्टी नहीं थी जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े। लेकिन कालांतर में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो एकाएक विरोधी सुर तेज होने लगे। दरअसल नेहरू के बाद ही विरोधी सुर तेज होने लगे थे, लेकिन तब तक वो अंदर थे। लेकिन इंदिरा गांधी के आने के बाद वो आवाजें बाहर भी आने लगी। 77 तक इंदिरा सत्ता में रही और उनके कई फैसलों के चलते उनकी सत्ता चली गई। लेकिन आज इंदिरा की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टारगेट कोई और है। हम तलाश कर रहे हैं तीसरे मोर्चे का जन्म और 77 का वो साल जब तीसरा मोर्चा कॉन्सेप्ट पर जनता ने मुहर लगा दी। इसकी एक लंबी कहानी है। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगने के बाद तमाम विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। देश में विपक्ष पूरी तरह नदारद हो गया। सन 1971 में लोकसभा की अवधि पूरी होने के बावजूद चुनाव नहीं कराए गए। 18 जनवरी 1971 में आपातकाल के दौरान ही लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा हुई। विपक्षी नेताओं को भी जेल से रिहा कर दिया गया। आपातकाल लगने से पहले बिहार की धरती से आए लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे। चुनाव की घोषणा हुई तो जयप्रकाश नारायण की पहल पर तमाम विपक्षी दल कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए एक मंच पर आ गए। आनन फानन में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जनसंघ, चरण सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय लोकदल, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और संगठन कांग्रेस ने मिलकर 23 जनवरी को जनता पार्टी का गठन किया। चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो मतदाताओं में खामोशी थी, लेकिन जनता पार्टी की सभाओं में उमड़ रही भीड़ से लोकतंत्र का मिजाज समझ में आने लगा था। मतदान हुआ तो 60% से अधिक मतदाता वोट डालने पहुंचे। 5 राष्ट्रीय दलों के साथ 34 दल चुनावी समर में भाग्य आजमा रहे थे। 23 मार्च को आए परिणामों ने देश की राजनीतिक तस्वीर को बदल दिया। 30 वर्ष की सत्ता में बैठी कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाकर मतदाताओं ने पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार को मौका दिया। 24 मार्च 1977 को जनता पार्टी संसदीय दल के नेता मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और यह पहला मौका था जब जनता ने 30 सालों से सत्ता में बैठी मेन स्ट्रीम पार्टी की जगह एक वृहद संगठनों के हाथों में अपना भाग्य दिया। इसके बाद एक लंबा दौर चला और उसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की प्रसिद्धि भी बढ़ती गई और भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट इसी दौरान लिखी गई। 1980 में जनता पार्टी और जनसंघ के नेताओं ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया और अब यह दूसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी थी। तब से लेकर आज तक सत्ता के केंद्र में कांग्रेस और भाजपा ही रहे हैं। कुर्सी इन्हीं दो लोगों के बीच में इर्द गिर्द में घूमती रही है और इसके चलते बाकी छोटी पार्टियों को समय समय पर थर्ड फ्रंट बनाना पड़ता है। लेकिन यह सच है, जैसा समर्थन जनता मोर्चे को 77 में मिला था वैसा समर्थन कभी कोई भी मोर्चा हासिल नहीं कर सका। और बीते साल के चुनाव में तो तीसरा मोर्चा सरफटौल का अखाड़ा बनकर रह गया था और आज नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री की दावेदारी उसी ओखली में सर देना कहा जाएगा। खैर, अब चलते हैं नीतीश कुमार द पीएम मटेरियल पर। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि क्या 2024 में एक तीसरा मोर्चा देख सकते हैं और क्या नीतीश कुमार उसका चेहरा बनेंगे। वर्तमान में अगर समीकरण देखें तो भाजपा के बाहर देश में मुख्यतः 3 पीएम मटेरियल ऐसे हैं जिनको हम देख सकते हैं। पहले हैं परम आदरणीय राहुल गांधी जी, जो निर्विवादित रूप से जन्म के साथ ही इस पद की दावेदारी सुनिश्चित करवा के आए हैं। दूसरी बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी और तीसरे हैं बिहार के मुख्यमंत्री और फिलहाल एनडीए के घटक दल के तौर पर साथ में सरकार बनाकर बिहार चला रहे हैं और घात लगाए बैठे हैं कि कब मौका मिले और छिटक जाएं।
क्योंकि इन तीनों के राह का रोड़ा एक है और वो है नरेंद्र मोदी। आज फोकस में नीतीश कुमार हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के हाथों 2014 में महत्वाकांक्षा की लड़ाई हार चुके नीतीश कुमार को सत्ता के लोभ के चलते उन्हीं की छत्रछाया में काम करना पड़ रहा है। लेकिन यह सुगबुगाहट अब इस बात का सबूत है कि जेडीयू अब राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर खुद को साबित करना चाहती है और उत्तर प्रदेश का विधानसभा लेकिन यह सुगबुगाहट इस बात का सबूत है कि जेडीयू अब राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर खुद को साबित करना चाहती है और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव सबसे बढ़िया मौका है शक्ति प्रदर्शन का और तीसरा मोर्चा का नेता बन जाने का। क्योंकि अगर दबी जबान में ही सही, लेकिन नीतीश और उनके दोस्त यार ये कहते हैं कि नीतीश तीसरे मोर्चे के मुखिया बने तो उनको ममता बनर्जी की चुनौती से निपटना होगा। क्योंकि ममता बनर्जी किसी को भी अपना नेता माने, इस बात की उम्मीद बेहद कम है। राहुल गांधी अगर तीसरे मोर्चे का हिस्सा बनते हैं, जिसकी संभावना बेहद कम है, तो भी वो किसी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह नीतीश को निजी छवि को बिहार के बाहर चमकाना होगा, अन्यथा उनको तीसरे मोर्चे में किसी और के तले ही चुनाव लड़ना होगा। ऐसी स्थिति में हमारे कैमरे पर मौजूद साथी ओम प्रकाश जी नीतीश को यही सलाह देंगे कि जहां हैं वहीं बने रहें। लेकिन अगर यह सलाह वो नहीं मानते हैं तो उसका साफ मतलब होगा भाजपा से बैर लेना। और यह सवाल होगा कि क्या जेडीयू और नीतीश इतने मजबूत हो गए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग जाने का खतरा मोल लेने भर की हिम्मत भी रखते हैं। कुल मिलाकर यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार तीसरे मोर्चे का समीकरण क्या होगा और नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल को उसमें कितना स्थान और कितना सम्मान मिलेगा। और नीतीश कुमार को यह सोचना चाहिए कि क्या उनके पास कोई लोकनायक है, क्या नीतीश जी अटल के बराबर हैं, क्या उनके पास आडवाणी जैसा कोई सर्वमान्य नेता है। इन सवालों के जवाब नीतीश जी को खुद में एक बार पूछना चाहिए, वरना पिछली हरकतों की तरह एक बार फिर से नीतीश जी सत्ता के लालच में यह हरकत करेंगे और बिहार को एक बार फिर से अधर में लटका देंगे। खैर, आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए जनता जंक्शन। जल्द मिलते हैं अगले अंक में। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए ताकि खबरों की सप्लाई लगातार बनी रहे। धन्यवाद, नमस्कार।